Welcome friends in the new lecture, the new chapter, and we will discuss today complex analysis. We will discuss today complex analysis. So again, this chapter is useful for BSc students and also MSc students, and also those students who passed MSc and seeking for CRCR net, practicing for CRCR net और अदर स्टेट एग्ज़ाम लाइक सेट, ठीक है, लाइक सेट एग्ज़ाम जो होते हैं आपके स्टेट में, उसके लिए भी यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हम यहाँ पे थोड़ा सा एकदम बेसिक में लेके चलेंगे। पहले इसका बेस हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, बेस बिल्ड करेंगे, तब जाके कॉम्प्लेक्स समझ में आएगा, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस वगैरह हैं, ठीक है। एनालिटिक फंक्शंस पहले आएंगे, फिर वहीं पे आप CR इक्वेशंस पढ़ेंगे, वहीं पे सारी डिफरेंशिएबिलिटी की बातें होंगी, ठीक है। आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा जो BSc MSc वाले हैं, ठीक। फिर आगे जब आप जाओगे तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वगैरह आता है जो बेसिकली MSc का टॉपिक है, ठीक। और वहीं पे सारे थ्योरम्स वगैरह भी हैं, तो हम सिर्फ कैलकुलेटिव अप्रोच नहीं रखेंगे, थ्योरम्स को भी देखेंगे, और जिन थ्योरम्स का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उन थ्योरम्स के प्रूफ को हम स्किप करेंगे। जो थ्योरम्स आपके एग्जाम में आती है उन थ्योरम को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज आवर टारगेट फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, without wasting your time, let's discuss complex analysis lecture number 1. So complex analysis is totally based on complex number, and complex number is already you studied in your lower classes like 11 12 में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो आपने 11 12 में पढ़ रखा है वो भी मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो रहेगा या थोड़ा सा बेसिक ही रहेगा, ठीक है। जो बेसिकली लोअर क्लासेस में आप पढ़ रखे हो, चाहे BSc अगर किसी के BSc फर्स्ट ईयर वगैरह में था, तो अगर आप वहाँ पे पढ़े हो तो भी हम सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करते हैं, और जो हम भूल गए हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें जो आप भूल गए हैं वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे भी हम बता देंगे आपको तो आपको याद आ जाएगा, बट थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे ताकि आपको फील भी आए, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कनेक्ट करना है, तभी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरे तरीके से समझ में आएगी। जब तक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मजबूत नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पूरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही चल रहा है। आप पूरे तरीके से कॉम्प्लेक्स प्लेन में होंगे। सो इस बात को आपको यहाँ पे समझना है। जो चीज़ें आप रियल लाइन पे रियल नंबर में पढ़ के आए हैं उसको थोड़ा सा पीछे रखिए, ठीक है। और अब एक नई यहाँ पे एनालिसिस आएगी, एक नया यहाँ पे प्लेन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। सो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, पर इतने भी कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रियल लाइन में काफ़ी कुछ सिंपल था, हमें ये करना था तो हमें दिख रहा था, पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज लेक्चर नंबर 1, ताकि आपको एक बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिवाइज हो जाए। सो पुट द हेडिंग फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। First, we will discuss complex number. One minute. Okay. So complex number आप लोगों ने देखा है कुछ इस टाइप से होता है। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स सेट का नोटेशन। C बनाते हैं और यहाँ पे एक लाइन होती है, और इसका जो सेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, A प्लस आयोटा B सच दैट A बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ओके, सो अब A प्लस आयोटा B लिखिए, चाहे X प्लस आयोटा Y लिखिए, आप जिसमें भी फेमिलियर होंगे आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड अनदर थिंग इज दैट कि अगर हमें इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना हो, एक डेफिनेशन यहाँ पे देनी हो, तो क्या देंगे? एनी एक्सप्रेशन
एनी एक्सप्रेशन, ये उनके लिए है जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको आता है वो यहाँ पे सिर्फ समझें या आगे वीडियो को स्किप कर दें अगर ये वाला पोर्शन आपको आता है। एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, इस टाइप का जो भी होगा, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जहाँ पर x एंड y अगेन, यहाँ पे a प्लस आयोटा बी मैंने लिया था, आप x प्लस आयोटा वाई लोगे तो x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। सो वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, और जो ये आयोटा आ रहा है ये होता है √-1। दिस नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, दिस नंबर जो कि यहाँ पे अभी मैंने ब्रैकेट में इंक्लोज किया है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस नंबर को हम डिनोट करेंगे एक सिंबल से विच इज स्मॉल z, विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल z से। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को बार बार कहीं कहीं हो सकता है x प्लस आयोटा y ना लिखा हो, वहाँ पे z लिखा होगा। z का मतलब ही होता है x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b। ठीक, z का मतलब ही होता है x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b। दिस z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया। अब ये जो खास बात और देखिए कि एक्चुअली ये आया कहाँ से। ले सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी। ले सपोज कि आपने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी हैं, x प्लस वाई बराबर 1, ठीक, या x स्क्वायर ले सपोज -4 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन आपने सॉल्व करी है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - y। इट इज़ लीनियर, नो प्रॉब्लम, हमें आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट इज़ क्वाड्रेटिक, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर कहीं ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो ये सब लिखना नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब ये इक्वेशन आपके पास आई है, तो अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर बराबर -1, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या जाएगा, √-1। अब ये √-1 होता क्या है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, तो ये हमें नहीं पता होता है। और इसी बेसिकली √-1 को मैं बोल देता हूँ आयोटा, ठीक है, और इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव हो भी सकता है, वो आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक, मतलब हम कहते हैं ना कि मतलब अगर किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कहते हो ना कि अगर आपने कोई भी नंबर ले लिया है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, इट ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज आपने स्क्वायर किया है। तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, ठीक, क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, ठीक, तो वहाँ से फिर ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की जननी शुरू हुई है। और कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा एक एनालिसिस यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो पहली बार यही क्वेश्चन ही अराइज हो गया था और फिर यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया गया कि नहीं, हमें रियल नंबर से और आगे जाना पड़ेगा, और वो रियल नंबर से जब हम आगे जाएंगे तो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिख रहा है आपको, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, स्टार्टिंग में मैंने बताया। अब ये जो x है ये है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, जिसको मैं डिनोट करता हूँ रियल पार्ट ऑफ z विच इज x। इसको हम रीड करेंगे रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, ऐसे ही हमारे पास एक और पार्ट है। अब इस y, x एंड y रियल नंबर्स हैं, पर यहाँ पे x जो रियल नंबर है इसके साथ कोई ऐसा आयोटा यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये प्रॉपर्ली रियल पार्ट है। ठीक है, ये प्रॉपर्ली रियल पार्ट है। पर ये जो y है जो कि अगेन रियल नंबर है, बट इसके साथ आयोटा यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। और इस सेगमेंट को मैं बोलूँगा इमेजिनरी पार्ट, इस सेगमेंट को बोलूँगा मैं रियल पार्ट। मतलब जो ये वाला पार्ट है वो है रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो ये वाला पार्ट है वो है इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया, y। ठीक,
तो जो नंबर आपका आयोटा से अटैच हुआ होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा जेड का, और जो जहाँ पे आयोटा नहीं लगा होगा दैट इज़ रियल पार्ट। इस तरीके से आपको पहचानना है। तो ये आई एम जेड क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आई एम जेड का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे बहुत बेसिक में गया। और अगर मैं आपको थोड़ा सा आयोटा के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आयोटा को भी आप समझ लो कि आयोटा की वैल्यू क्या है, नोट करके लिख लो। ठीक, आयोटा की वैल्यू क्या हमने देखी, अंडर रूट का -1। तो मैं अगर आयोटा का स्क्वायर कर दूंगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा तो आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। आयोटा के क्यूब करूंगा तो क्या जाएगा, आयोटा क्यूब का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 का आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आयोटा, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आ रहा है। और जब आयोटा की पावर 4 करोगे मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 -1 1। प्रॉपरली मैं करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा आप लोगों ने 11th वगैरह क्लासेस में कर रखा है, 11 12th, ठीक है, इवन बीएससी में आपने ये सब थोड़ा बहुत देखा होगा। तो मैं इतना थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समझ में आए। तो आयोटा हो गया √-1, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 हो गया 1, +1। ठीक, समझ में आ रहा है। तो अब जैसे मैं पूछूं कि आयोटा की पावर 40 क्या होगा, तो आप निकालिए आयोटा की पावर 40 क्या होगा, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आयोटा की पावर 40 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 40 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 की पावर 10, आयोटा की पावर 4 की पावर 10, 4 10 जा 40 हो जाएगा। तो आयोटा की 4 1 होता है तो 1 की पावर 10 1 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान था। ठीक, ये बहुत आसान था कि आयोटा की पावर 40 जब हम निकालने बैठेंगे तो 1 आ जाएगा, दैट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो आयोटा के साथ थोड़ा सा आपको खेलना होगा। ठीक है, अगर आपने आयोटा के साथ अच्छे से खेला हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप लोगों ने कोई यहाँ पे फिर जिसने मतलब आयोटा वगैरह अच्छे से पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा रिवाइज किया हुआ है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज एनालिसिस में अब हम आगे जाएंगे, अब हम एनालिटिक फंक्शंस वगैरह देखेंगे, तो थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है, हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर तक ही सीमित नहीं रहना है। बट मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एक रिवाइज करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा क्या हुआ है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग समझ गए, z = x + i/y। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और अच्छी बात देखिए, और वो अच्छी बात क्या है कि शायद ही कुछ लोगों को पता होगा, बाकी लोग भूल गए होंगे। समझ रहे हो, बाकी लोग यहाँ पे भूल गए होंगे। क्या भूल गए होंगे, नोट करके लिखिए कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ले सपोज z = x + i/y, मैंने यही ले लिया, एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x + i/y, कैन बी expressed as an ordered pair, x, y। क्या बोल रहे हैं ये कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i/y के फॉर्म का होगा, उसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर x, y के रूप में एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक, अब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो तो एक नया प्लेन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, दैट प्लेन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक, रियल नंबर्स के लिए रियल प्लेन था, ठीक है, वहाँ पे रियल एक्सिस होते थे, यहाँ पे होंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम यहाँ पे सिंपली से डिनोट कर रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे नाम बदल जाता है क्योंकि जब आप रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं अब्सीसा। ध्यान आ रहा है कि एक्स एक्सिस को हम बोला करते थे अब्सीसा, वाई एक्सिस को हम बोला करते थे ऑर्डिनेट,
तो दोनों मिलके क्या होते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, और इस पूरे प्लेन को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये लग तो आपको वही, ठीक है, एक्स एंड वाई वाला प्लेन लग रहा है, एक्स वाई प्लेन, बट ऐसा है नहीं। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं। एंड लेट्स सपोज दिस इज ओ, ठीक। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन वेयर वाई एक्सिस इज डिनोटेड एज इमेजिनरी एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज डिनोटेड एज रियल एक्सिस। और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इसका एक और नाम है आर्गेंड प्लेन। इसको हम आर्गेंड प्लेन भी बोलते हैं, इसको हम आर्गेंड प्लेन भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा। तो मैं एक एग्जांपल लिया, ले सपोज 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। पहला एग्जांपल मैंने लिया 1 प्लस आयोटा, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 2 प्लस 3 आयोटा। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। लेट्स सपोज दिस इज Z1, दिस इज Z2। ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने बोला Z1 Z2। समझ में आ रही है बात। अब हम कह रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है तो मैं उसे ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेस कर सकता हूं, जो कि सिंपली होगा x कोमा वाई। तो जो पहला वाला एग्जांपल मैंने लिया है 1 प्लस आयोटा, इसका ऑर्डर्ड पेयर x कोमा वाई क्या होगा, तो यहाँ पे x ये है और y क्या है, y जो आयोटा के साथ होगा, दैट इज यहाँ पे y का काम 1 कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए x कोमा वाई पेयर क्या हो जाएगा, 1 कोमा 1। इसके लिए बताओ ज़रा 2,3 किस किस का सही हुआ, कमेंट करके बताएगा। तो पहले वाला जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर एस्टेब्लिश हुआ 1,1, और सेकेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए जो ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आया x, y विच इज़ 2,3। क्या मैं अब इस 1,1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। x पे 1 चलूँ, लेट्स सपोज दिस इज 1 और लेट्स सपोज दिस इज 1 y। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 को। सो दिस इज Z1 विच इज 1,1 विच इज 1 प्लस आयोटा, ठीक। ऐसे ही दूसरा वाला था 2 प्लस 3 आयोटा, उसके लिए क्या था 2,3। तो 2 यहाँ पे लेट्स सपोज आएगा और 1 2 3 लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक। तो ये जो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे ये Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा विच इज़ 2 प्लस 3 आयोटा या 2,3। तो मैं सीधे 2,3 भी बोल सकता हूँ, ठीक। अब ये 2,3 रियल वाला नहीं है, ठीक है, कि 2 हम एक्सिस पे चल रहे हैं, x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स चल रहे हैं, y एक्सिस पे 3 पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। यू आर बेसिकली डीलिंग इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आपका आर्गन प्लेन है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक। लग वैसा ही रहा है बट है आर्गन प्लेन, ओके। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। और इस प्लेन में कोई भी पॉइंट आपको क्या दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर देगा। जैसे ये पॉइंट ही अगर आप ले लो, यहाँ पे पॉइंट ले लो, ठीक है, तो आप इसका x y निकाल लो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। शर्त क्या है कि वो प्लेन क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन होना चाहिए, ठीक। तो हर एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट भी देगा, ठीक। जैसे मैं अभी नीचे के दिए गए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, वैसे ही 2 पॉइंट्स भी तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा ही इस प्लेन में आप कहीं पे भी पॉइंट ले लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है, ना, ओके। सो दिस इज फर्स्ट नोट विच यू हैव टू नो, ओके। ये आपको ध्यान में देना चाहिए और ये आपके ध्यान में रहना भी चाहिए ताकि आप किसी को बताएं तो बता पाएं। सेकेंड, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे अगर मैं 2 ले लिया तो मैं 2 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 प्लस आयोटा इंटू 0, 2 प्लस आयोटा इंटू 0। 2 रियल नंबर है पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो हो सकता है, बिकॉज रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में तो होंगे ही होंगे, तो ये तो ठीक है। नाउ थर्ड इज 1 कि हमारे पास z क्या था, x प्लस आयोटा वाई,
ठीक, हमारे पास जेड था एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स हमारे पास था रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई हमारे पास था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। पिछले 15 मिनट में हमने अभी यही देखा है कि एक्स हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड है, वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। वाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्यों है? क्योंकि आयोटा के साथ हुआ है, लगा हुआ है। और एक्स हमारा रियल पार्ट जेड क्यों है? क्योंकि वो अकेले है, ठीक है, रियल ही नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। पर ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट्स सपोज तीसरा नोट में लिखवा रहा हूँ कि अगर इमेजिनरी पार्ट ही जीरो हो जाए, अगर इमेजिनरी पार्ट ही जीरो हो जाए, सोच के ज़रा देखिए, ठीक, सोच ज़रा देखिए कि अगर इमेजिनरी पार्ट ही आपका जीरो हो जाए, ठीक, तो अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, तो अगर आप देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इमेजिनरी पार्ट मतलब y जीरो है, तो y जीरो होने से क्या होगा? आयोटा इंटू जीरो, किसी भी नंबर में आप जीरो मल्टीप्लाई करवाओगे तो जीरो ही दे देगा, तो ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा। और जीरो प्लस समथिंग x विच इज़ रियल नंबर, तो आपको क्या मिल जाएगा? रियल नंबर मिल जाएगा। तो मतलब अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, स्टार लिख के यहाँ पे ध्यान देना कि अगर इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ रियल नंबर बचेगा। जेड इज प्योरली रियल, ठीक। दिस इज इम्प्लाइज कि जेड प्योरली आपका क्या होगा? रियल नंबर हो। समझ रहे हैं आप? क्या इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हो रही हैं, बहुत मैंने हाई फाई यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं कर दी है, ठीक है। सिंपल सी बात चल रही है कि अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो जेड आपका प्योरली रियल हो जाएगा। सेकेंड इज दैट कि अगर रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो हो गया तो जेड मतलब अब ये वाला जीरो हो गया या ये वाला जीरो हो गया, रियल पार्ट जीरो होना मतलब है कि ये पूरा पूरा जीरो हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या? आयोटा वाई समथिंग बचेगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आपके पास बच जाएगा। तो फिर जेड क्या हो जाएगा? आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, जेड आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ये सब आपने पढ़ रखा है, अगर आप एमएससी में हैं तो आपने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट अगर आप बीएससी में भी आए हो और आपके सिलेबस में ये है तो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो जेड प्योरली रियल हो गया, जेड प्योरली इमेजिनरी हो गया। किस केसेस में? अगर इमेजिनरी पार्ट जेड का जीरो है तो वो प्योरली रियल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल पार्ट अगर जीरो है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी यहाँ पे होगा, ठीक, ठीक है, क्लियर हो गया। प्योरली रियल का मतलब है कि कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि फिर वो प्योरली इमेजिनरी ही होगा, वहाँ पे सिर्फ आयोटा वाले टर्म्स ही होंगे, कोई रियल पार्ट नहीं होगा, मतलब ये एक्स वाला टर्म नहीं होगा। पर अगर जेड जीरो हो जाए तो, जेड जीरो हो जाए तो लेट्स सपोज पॉइंट नंबर 4 विच यू हैव टू नोट कि अगर हमारे पास जेड जीरो है, जेड जीरो का मतलब है कि ये कुछ जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो के टाइप का है, ठीक। जीरो को भी तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो जीरो रियल नंबर में है, जीरो तो रियल नंबर में भी है, तो जीरो को मैं कुछ इस टाइप से दिखा सकता हूँ कि जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो। मतलब ये एक बात ऐसा नंबर है, जेड बराबर जीरो एक ऐसा नंबर है जो बोथ प्योरली रियल है एंड प्योरली इमेजिनरी है। समझ रहे हैं? जो बहुत प्योरली रियल है और प्योरली इमेजिनरी है, ठीक। तो जीरो नंबर जो है वो जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पे आप देखो तो ये प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया कहानी थोड़ा सा। अब अभी जो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई की हमने बात करी कि ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, बार बार आपको बता भी रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर, याद करो इसको, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अभी हम लोग सिर्फ एक्स वाई ये सब पढ़ते आ रहे थे कि यहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस आयोटा बीच में आ गया है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई समथिंग है तो दिस इज रियल नंबर। एग्जाम्पल भी अभी हमने देखा पिछले वाले पेज पे, ठीक है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। एक्स प्लस आयोटा वाई का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है।
ठीक, तो इतनी बार मैंने लिखा, इतनी बार मैंने आपको बताया, तो अब आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। तो अभी हम बेसिक ही देख रहे हैं, तो मैं बहुत अभी इतना आगे नहीं जा रहा हूँ, सिंपल लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ, जो आपके लोअर क्लासेस में भी कुछ इसी तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा। पहले ये सब बताया गया होगा, फिर आपको वो फिर पोलर फॉर्म में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हो x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे x है, y है, और x y कहाँ पे होते हैं? कार्टेशियन में होते हैं। तो ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ये होता है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, या कार्टेशियन फॉर्म बोलो सिंपल सा। जिसको रिप्रेजेंटेशन लिखना वो रिप्रेजेंटेशन लिख ले, जिसको फॉर्म अच्छा लगता है वो फॉर्म लिख ले। सो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक, अब पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म मतलब जहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके जो हैं वो एक्स वाई नहीं होंगे, आर थीटा होंगे। कहीं पढ़े हैं इसको, याद आ रहा है? अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आप ये तो पढ़े ही होंगे। ये मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है, ये ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, बहुत जगह है। ठीक, तो मैकेनिक्स में भी है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप वेलोसिटी एक्सीलरेशन डील कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब डायनेमिकल मोशन पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म, स्फेरिकल फॉर्म सब आ जाता है। ठीक, तो वहाँ पे भी आप पढ़ते हो, इवन ज्योमेट्री में पढ़ ही रहे हो। ठीक, ज्योमेट्री में आप पढ़ते ही हैं कि पोलर फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, स्फेरिकल फॉर्म होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, और जो भी आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो अगर कोऑर्डिनेट आपके x, y से r, थीटा हो जाए, x, y से कोऑर्डिनेट चेंज होके r, थीटा में आ जाएं, तो इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म। इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म। ठीक, अब ये होता कैसे है तो मैं थोड़ा सा फटाफट आपको बता देता हूँ कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स एंड वाई प्लेन था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट था लेट्स सपोज पी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? कार्टेशियन में बात कर रहा हूँ, ये भी कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज एक्स, वाई हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये ओरिजिन है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे मैंने चला x, दिस इज x डिस्टेंस। अब देखिए मैं इतना बेसिक में जा रहा हूँ, मैं आपको रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि कहाँ कार्टेशियन से हम पोलर में कैसे जाते हैं, कार्टेशियन से पोलर में कैसे शिफ्ट होते हैं। ठीक, तो x एंड y, और ये डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स? y। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है x, y। तो p x, y है क्या? कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पर ले सपोज कि अगर हम ओपी वेक्टर ले लें, ठीक, ओपी वेक्टर मतलब आप जब भी कोई वेक्टर ले रहे हो ओरिजिन से, तो उसको बोलते हैं आर वेक्टर, और इसी आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसी आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जब आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। ठीक, तो इफ दिस इज आर एंड लेट्स सपोज दिस इज एंगल थीटा। ठीक, अब ये पी पॉइंट यहाँ पे है, तो कुछ एंगल भी होगा एक्स एक्सिस से, उसको मैंने बोला थीटा। तो अब मुझे बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? आर कोस थीटा। एक्स की वैल्यू क्या होगी? आर कोस थीटा। कैसे निकाला मैंने? बताओ कैसे निकाला होगा? मैंने कोस थीटा निकाला होगा। मैंने जब कोस थीटा कैलकुलेट किया होगा, तो कोस थीटा मतलब क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक्स बाई आर हो जाएगा। इसको सिंपली आर ले लो, अभी एक्स बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स निकाल लूँगा, क्योंकि अगर जो है, अगर आप देखो ध्यान से, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई टाइप के हैं। तो अगर मैं एक्स को चेंज कर दूँ, वाई को चेंज कर दूँ, और उसको आर और थीटा में लेके आऊँ, तभी तो पोलर में जाऊँगा। अगर एक्स और वाई ही रहेगा तो कार्टेशियन है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर मैं आर और थीटा में लेके जाऊँगा, तब जाके वो पोलर बनेगा, पोलर फॉर्म में आएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी नंबर का। ठीक, तो एक्स को मैंने चेंज करना चाहा, वहाँ पे आर और थीटा इंट्रोड्यूस कराना चाहा, तो मैंने कॉस थीटा लगाया, विच इज़ एक्स बाई आर। तो कि जब कॉस थीटा लोगे तभी एक्स आएगा, साइन थीटा ले लोगे तो वाई आ जाएगा, टेन थीटा ले लोगे तो आर नहीं आएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं है। ठीक, या वाई बाई एक्स हो जाएगा, तो आर भी होना चाहिए। तो इसलिए कॉस थीटा और साइन थीटा यूज़ करते हैं। साइन थीटा से वाई बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना, सॉरी एक्स कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा, और वाई कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक, तो जो पी एक्स, वाई था वो चेंज हो गया पी आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। एक्स की जगह आ गया आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। समझ रहे हैं? ठीक, तो
अब ये क्या हो गया, अब ये जो पॉइंट्स है, पहले वाला पॉइंट था कार्टेशियन में, तो इसे बोलते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक, अब यहाँ पे आर कोमा थीटा टाइप का दिख रहा है, सो दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट, तो ये होता है पोलर फॉर्म। ठीक, तो ये होता है पोलर फॉर्म। अभी जो मैंने बताया थोड़ा सा आपका रिकेप था, ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला जो फॉर्म है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। तो जेड बराबर अगर मैं आर थीटा में लेके आऊँ, एक्स और वाई को हटाऊँ, देखो आयोटा तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आयोटा ही कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान है। ठीक है, आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान है। आयोटा जहाँ पे भी आप आयोटा देखते हो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यही सोचते हो ना, यही देखते हो, यही पढ़ते आए हो कि आयोटा का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, कहीं ना कहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा तो रहेगा ही रहेगा, तो चाहे आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखो एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है, और जब आप इसको पोलर में कन्वर्ट करोगे, पोलर फॉर्म में लेके जाओगे, वहाँ पे आर थीटा आएगा, तो आयोटा भी रहेगा, आयोटा गायब मत कर देना, ठीक है। तो आयोटा वहाँ पे भी रहता है। तो अगर जेड बराबर आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा है, तो इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक, दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। एक्चुअली क्या हुआ कि जेड इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स प्लस आयोटा वाई था आपके पास। ठीक, तो जेड इज इक्वल टू एक्स की जगह आप क्या रखोगे, ठीक है, देखो ध्यान से, आपके पास क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई था, तो एक्स की जगह आप रखोगे आर कोस थीटा, आयोटा एज इट इज, वाई की जगह रखोगे आर साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे दोनों में से आर कॉमन लोगे, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ये होता है आयलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आयलर्स ने क्या किया कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई की पावर आयोटा थीटा में लिख लिया। मतलब ई की पावर आयोटा थीटा इज नथिंग बट दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, तो चाहे ई की पावर आयोटा थीटा लिखिए, चाहे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पूरा लिखिए। ठीक, तो ई की पावर आयोटा जो थीटा है ऊपर लिखा है मैंने, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ये भी ठीक है, दोनों ही चीज़ें एक हैं। मतलब ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों ही पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम नंबर है। ठीक, ऐसा मत सोचे कि यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है तो नहीं ये अलग होगा, ऐसा नहीं। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ही मैंने ई की पावर आयोटा थीटा में चेंज किया है। ठीक, तो ऐसा लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला भी है। तो अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि हाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से हम ई की पावर आयोटा थीटा पे कैसे मूव ऑन करेंगे, ये आप जाके सर्च कर लेना, बट ये है आसान है। ठीक है, ये आपका आसान है। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। तो मैंने पोलर रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मैंने आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन और कार्टेशियन तो पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही। अब ये पोलर फॉर्म है, तो पोलर में आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ये बेसिकली आपके पीरियोडिक फंक्शंस भी होते हैं। तो थीटा की जगह आप थीटा प्लस 2n पाई, क्योंकि 2n पाई के बाद वो क्या करते हैं, वैल्यूज रिपीट करते हैं। ठीक है, तो थीटा प्लस 2n पाई आप 2n पाई आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा लिखा हुआ है या r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई लिखा हुआ है, तो बोथ हाथ से, ठीक है, वैल्यू वही आ जाएगी, बाद में जो वैल्यू है वही आ जाएगी। और जो 2n पाई करते हैं वहाँ पे जो n होता है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना चीज़ें आपको मैंने अभी पिछले आधे घंटे में बताई, और आई होप ये जो आधे घंटे आपके रहे होंगे थोड़ा सा आपको बेसिक समझ में आया होगा, और जो कुछ आप भूल गए होंगे वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज हुआ। जो मतलब बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ क्वेश्चंस देख रहे हैं, उनके लिए तो कोई बहुत नया नहीं है। ठीक, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा कि जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक,
हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर मैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई लिख दूँ तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया, मतलब आयोटा वाला पार्ट जो पॉजिटिव में था वो इमेजिनरी वाला पार्ट अब क्या हो गया? माइनस में हो गया। तो इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक, सो दिस इज कॉन्जुगेट। तो ये होता है जेड, और जब एक्स माइनस आयोटा वाई कर दोगे तो ये हो जाएगा जेड बार, एंड दिस जेड बार इज कॉन्जुगेट। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक, तो कहीं पे आपको जेड बार दिख रहा है तो वो एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं है, वो एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का बार, जो कि चेंज हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक, पूरा पूरा इस नंबर पे बार लगाया, ठीक है, कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई में चेंज हो गया। अब कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, तो उन प्रॉपर्टीज़ को भी लगे हाथ देख लेते हैं। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि पहला, अगर Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और अगर मैं पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे मतलब Z1 प्लस Z2 को जोड़ूं और पूरे पे कॉन्जुगेट लगा दूं, ठीक है, Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिए थे, ठीक है, दोनों को जोड़ा तो दोनों का एक साथ मतलब दोनों का जब जोड़ा तो उनका कॉन्जुगेट ले लिया, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि या तो आप पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लो और फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकाल के जोड़ दो। तो अगर आप Z1 का कॉन्जुगेट पहले निकाल लेंगे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट आप निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, वो वही आएगा कि आप सबसे पहले Z1 प्लस Z2 को जोड़िए फिर एक साथ कॉन्जुगेट ले लीजिए। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, कॉन्जुगेट यहाँ पे होल्ड करता है, जो आपको ध्यान देना है कि Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट जो होगा वो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ऐसे ही Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। और इसमें एक खास प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी, दैट इज कि जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर बेसिकली बोलते हैं कि अगर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा जेड इंटू जेड बार। ठीक, ये थोड़ी सी आपकी प्रॉपर्टी है, ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि मॉड जेड के स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे जेड इंटू जेड बार में। ठीक, तो आप जब जेड इंटू जेड बार कैलकुलेट करने जाएंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर आएगा। तो अभी मैं जब आपको मॉड जेड पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, या काम करते हैं, बता ही देता हूँ। तो एक और यहाँ पे टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, मैं किस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। अभी बेसिक चल रहा है तो मैं बहुत डिटेल में कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ कि यहाँ इंग्लिश में लिखवाऊँ आपको, ये सब बस समझने वाली बातें हैं। ठीक है, बस समझ लीजिए। तो मैंने आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बताया कार्टेशियन फॉर्म में, फिर मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको क्या बताया, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके, प्रॉपर्टीज़, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ बताई, अभी बहुत प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं। फिर मैंने आपको बताया पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखेगा। तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या जेड इंटू ई की पावर जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, तो ये होता है। फिर मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट, जो भी ऊपर बताया मैंने कि अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। और अब मैं आपको बता रहा हूँ मॉडुलस। ठीक, तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हेडिंग डालिए मॉडुलस। ठीक है, देखो मेरे माइंड में जो जो आ रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक जो जो मेरे माइंड में भी आ रहा है, मैं बस उसी फ्लो में चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि हाँ मुझे इस तरीके से पढ़ाना है, इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट आएगा। तो मेरा एक फ्लो है और उसी फ्लो में पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। जैसे यहाँ पे ये जो था, ये जहाँ पे कॉन्जुगेट आ रहा है तो ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, पर यहाँ पे देखो मॉडुलस आ गया तो मैं लगे हाँ तब मॉडुलस भी आपको समझा दे रहा हूँ। तो इसी फ्लो में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मॉडुलस आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होगा, बस आपको यहाँ पे मॉड लगा देना है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका हम ले रहे हैं मॉड। तो ये जो बेसिकली होगा वो होगा
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक नंबर आएगा, ठीक, एक नंबर आएगा, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ जेड की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे यही वाली प्रॉपर्टी देख लो, कौन सी, यहाँ प्रॉपर्टी काम करते हैं, पहले इसको फील करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि मुझे कुछ माइंड में आ रहा है ना है टू आपको बताना ज़रूरी है कि लेट्स सपोज जो अभी हमने रिप्रेजेंट किया था आर्गन प्लेन पे कि यहाँ पे कोई अगर जेड है, ठीक, तो ये आर कोमा थीटा में होगा, दिस इज थीटा, ठीक, और पहले तो ये वाई होगा, एक्स हुआ होगा, एक्स को मैंने चेंज किया था आर कोस थीटा, वाई को चेंज किया आर साइन थीटा, मतलब ये आर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यही है मॉडुलस, ये ओरिजिन से लेके उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी है, ओरिजिन से लेके वो जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी है वही है मॉडुलस, ठीक। तो ओ डिस्टेंस ओ जेड विच इज़ आर, यही है आपका मॉडुलस जेड, ठीक। तो कि अगर आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप यहाँ से देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूअस, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूअस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर करूंगा विच इज़ बेस, इसका स्क्वायर करूंगा विच इज़ परपेंडिकुलर, दोनों को जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर, विच इज़ लुकिंग लाइक दिस। मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ओजेड का काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे ओजेड का काम कर रहा है, तो दिस इज हाइपोटेन्यूस। और अगर इस पे अंडर रूट लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लगा दूंगा, मतलब मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। तो यही है, तो अगर मॉडुलस को मैं बोल रहा हूँ कि वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस ले रहे हैं जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर रखा हुआ है, ठीक है, ये जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक पॉइंट है अभी यहाँ पे इस आर्गन प्लेन पे। तो यहाँ से लेके इस ओरिजिन की दूरी जो होगी वही आपकी क्या होगी, मॉडुलस होगी, ठीक, वही आपकी क्या होगी, मॉडुलस होगी। किस किस को समझ में आया, वही आपकी क्या होगी, मॉडुलस होगी। और अगर आप इसको कहाँ पे लेके जाओगे, अगर आप इसको कहाँ पे लेके जाओगे, पोलर में लेके जाओगे, तो पोलर में तो मैं इसको आर ही कह रहा हूँ, पोलर में तो इसको आर ही कह रहा हूँ, तो पोलर में मॉड जेड किसके बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे आर के बराबर हो जाएगा। पोलर में मॉड जेड किसके बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे आर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? सॉल्व कर सकते हो, मतलब पोलर फॉर्म में कार्टेशियन में तो मॉडुलस यही आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आर सीधे सीधे मैं दिखा दिया हूँ कि हाँ ये आर के बराबर होगा, बट ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि अगर जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसा ही है, यही है ना, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपको मॉड जेड निकालना है, ठीक, तो निकाल लीजिए, मॉड जेड निकाल लीजिए, विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का काम क्या करेगा, आर कॉस थीटा, यहाँ पे वाई का काम क्या करेगा, आर साइन थीटा, ठीक। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर -1 ही हो जाएगा, और फिर उस पर भी पूरा स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे, तो अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा। तो जब आप उसको अंडर रूट से निकालोगे तो आर बचेगा। तो चीज़ें दिख भी रही हैं, आसान है, बस आप थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। सो दिस इज मॉडुलस। तो जो खास प्रॉपर्टी अभी मैंने ऊपर बताई है ये आपको ध्यान देनी है कि मॉडुलस जेड का जो स्क्वायर होता है वो सीधे सीधे जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। अब जेड इंटू जेड बार आप सॉल्व करोगे तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर आप पा जाओगे। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको कि जब आप जेड इंटू जेड बार निकालेंगे तो क्या आएगा, जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जेड इंटू जेड बार विच इज़ एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस आयोटा वाई एक्स, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसका ऐसे किया, अब इसका ऐसे करेंगे तो माइनस एक्स आयोटा वाई, और अब किसका बच गया, इसका बच गया, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर
वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मैंने स्टार्टिंग में बताया -1 होता है, -1 और माइनस मिलके प्लस बना देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा एक्स वाई, और ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो यू ओनली लेट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, विच इज़ मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक। क्योंकि अगर मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है, मॉड जेड क्या होता है, मॉडुलस मतलब मॉड जेड होता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूँगा तो अंडर हट जाएगा, तो वही तो आ रहा है, तो ये तो हमने आसानी से प्रूफ भी कर लिया। तो आप बस सॉल्व करो, ठीक, प्रॉपर्टीज़ को देखो, प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट है वो ये आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी को सॉल्व करके देखो इनिशियली, क्योंकि जेड आपको पता है, मॉड जेड आपको पता है, जेड कॉन्जुगेट आपको पता है, तो चीज़ें आसानी से यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक। तो बहुत टाइम भी आपको यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, ठीक है, मॉडुलस की बात कर ली, कॉन्जुगेट की बात कर ली, पोलर फॉर्म बता दिया, प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब हाँ, एक खास मैंने बात नहीं बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, Z1 विच इज़ x1 प्लस आयोटा y1, Z2 विच इज़ x2 प्लस आयोटा y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके दे रखे हैं, तो क्या मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ सकता हूँ, यानी Z1 प्लस Z2 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक। मतलब मैं x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 कर सकता हूँ। क्या करना होगा, रियल वाले को रियल के साथ जोड़ दो, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ जोड़ दो, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, Z1 प्लस Z2 आपके पास मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। तो किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक। मल्टीप्लाई तो अभी मैंने किया, जैसे कहाँ गया, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि Z इंटू जेड बार को मल्टीप्लाई किया था, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने अभी किया है, Z इंटू जेड बार। जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा क्योंकि उसका कॉन्जुगेट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वैसे ही करेंगे जैसे उसका किया था, तो यहाँ पे भी वैसे ही करोगे। तो किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक, किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कर सकते हो, और किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हो। और यहाँ पे ध्यान देना होगा कि Z2 आपका जो डिनोमिनेटर वाला है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जीरो पे तो हमेशा प्रॉब्लम होती है जब आप रेशनल में होते हैं। तो Z1 बाई Z2 हो सकता है, बट Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक, नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने वेक्टर स्पेस में पढ़ रखा है, जिसने जिसने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, ठीक, जिसने जिसने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है उसको ये पता ही होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फील्ड होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फील्ड होता है, मतलब ये क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा प्लस के साथ, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा प्लस के साथ, आइडेंटिटी भी प्लस के साथ होगी, जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। बताओ क्या होगा, माइनस जेड, जेड का इन्वर्स माइनस जेड, ठीक। तो ये सारे प्लस के साथ थे। ऐसे ही डॉट के साथ विच इज मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी चीज़ें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि फील्ड है। फील्ड होता क्या है, फील्ड होता है एफ प्लस डॉट में अबिलियन ग्रुप, एफ प्लस डॉट में अबिलियन ग्रुप, और डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्केलर एडिशन, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि फील्ड है। आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 विच इज़ 1 प्लस आयोटा इंटू जीरो। और इन्वर्स क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, इन्वर्स हो जाएगा 1 बाई जेड, जेड का इन्वर्स 1 बाई जेड, ठीक। तो ये प्लस इंटू माइनस सब बताया है, डिवाइड बताया है, क्योंकि फील्ड है तो फील्ड में ये सारे ऑपरेशन तो ऑलरेडी अप्लाई हो ही रहे होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड है, रियल नंबर भी फील्ड है, ठीक है, रेशनल नंबर भी फील्ड है, ये सारे फील्ड हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही होंगी, और ये सब आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ रखा है। तो दैट नॉट अ बिग टास्क, ठीक है, ये सब आपने देख रखा है, बस आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ ये सब हमने देख रखा है, कोई नया नहीं है।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़े थे लीनियर अलजेब्रा में, तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आइडेंटिटी इनवर्स देख सकते हैं। तो नॉट अ बिग टास्क, ठीक, ईजी है, बस एक बार देखो, ठीक। तो आज का जो वीडियो का लेंथ है वो थोड़ा सा लंबा है, और अगर अभी पढ़ाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं। इसके आगे का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और वहाँ से हम इसके आगे देखेंगे। तब तक आप इतना रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। जितना पढ़ा है मैंने आज कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, आप इतना प्रॉपर्ली रिवाइज़ कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।